हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो इस पे टेस्ट है टेस्ट नंबर 25 और इस टेस्ट का देखिए पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, आपका कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए लगभग 61 क्वेश्चन हो चुका है। उसके आगे से आज करेंगे। डेली लगातार आप लोग टेस्ट करने का प्रयास किया करिए ताकि आपका रिवीजन बना रहे। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो डेली एक टेस्ट पूरा जो फुल लेंथ है वो आप डेली कराया जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 शुरू करेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रही याओंडे घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। युआंडे घोषणा क्या है यह? इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र को एक प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में मजबूत करने हेतु गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में तृतीय विश्व के देशों द्वारा अपनाया गया था। तृतीय विश्व। दूसरा कहता है, इस घोषणा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से अफ्रीकी देशों पर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और तीसरा है कि इसमें उन प्रमुख देशों को शामिल किया गया है जिनका लक्ष्य AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित संभावित जोखिमों का समाधान करना है। और चौथा है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के उदय से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। कितने सही हैं इसमें से? क्वेश्चन नंबर 62। युआंडे याउंडे है। तो इसमें ऑप्शन देखिए बी लगा दीजिए। ऑप्शन बी का क्या है कि इस घोषणा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे यह, ठीक है। तो WHO और कैमरून द्वारा यह स्व आयोजित याओंडे सम्मेलन में 11 अफ्रीकी देशों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो पूछ भी सकता है अफ्रीका के कितने देश हैं? तो 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत में शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। और दूसरा है, यह RBI के तहत जमा स्वीकार करने वाली NBFC के रूप में पंजीकृत है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए देखिए, तो यह भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है, यह ठीक है। कहता है कि यह RBI के तहत जमा स्वीकार करने वाली NBFC के रूप में पंजीकृत है। तो देखिए RBI के द्वारा तो है, जमा स्वीकार नहीं करेगा ये, ठीक है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 64। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन 1927 में भारत के सभी भागों से प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। और दूसरा है, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। और तीसरा कथन है, इसका तत्कालीन राजनीति से कोई संबंध नहीं था और यह पूंजीवादी वर्ग के हितों तक ही सीमित था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, थोड़ा अपना फीडबैक भी दिया करिए। जो लोग फीडबैक दे रहे हैं उनका धन्यवाद, जो बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से वीडियो लग रहा है उनको। और अपने देखिए डेली पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ और उसमें आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा फीडबैक दिया करिए, किस प्रकार का वीडियो लगता है आप लोग को, और क्या इसमें और नया लाना चाहिए, और क्या आप डेली सीख रहे हैं तो उसको भी थोड़ा शेयर किया करिए। क्वेश्चन नंबर 64 है। चलिए देखेंगे। इसका गठन 1927 में भारत के सभी भागों से प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। तो पहला कथन सही है। दूसरा कहता है, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, फिक्की को
अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय जनता से शीघ्र ही मान्यता मिल गई थी। तीसरा है, इसका तत्कालीन राजनीति से कोई संबंध नहीं था और यह पूंजीवादी वर्ग के हितों तक ही सीमित था। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। इस वर्ग के नेताओं को जल्द ही एहसास हो गया था कि उन्हें राजनीति में घुसकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो सिर्फ एक ही कथन सही है, जो कि पहला वाला है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। क्वेश्चन नंबर 65। तो देखेंगे, आंदोलन अभियान है और क्षेत्र है। चौकीदारी कर विरोधी अभियान, ये बिहार। वन कानूनों का उल्लंघन, महाराष्ट्र। कर न दो लगान न दो अभियान, ये उत्तर प्रदेश। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। तो चौकीदारी कर विरोधी अभियान बिहार का है, ठीक है। वन कानूनों का उल्लंघन, महाराष्ट्र, ठीक है। कर न दो लगान न दो अभियान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। और दूसरा है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 66। तो चलिए देखेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। पहला कथन सही है। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया था और जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब हुआ था? 18 जुलाई को 1947 का। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही गवर्नर का प्रावधान किया गया था। तो एक ही गवर्नर नहीं थे, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे और भारत में ये माउंटबेटन ही था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ओनली वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 67 नंबर देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा है, उनका मानना था कि भारत में प्राथमिक संघर्ष पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष न था, न कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 67। तो देखेंगे, इसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, सही है। दूसरा है, उनका मानना था कि भारत में प्राथमिक संघर्ष पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष था, न कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखेंगे दूसरा में, भारत में आधारभूत संघर्ष स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष था और समाजवाद तक पहुंचने के लिए राष्ट्रवादक आवश्यक अवस्था भी थी इसमें। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ओनली क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी कि NABFID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह RBI म्यूचुअल फंड से उधार लेने और लोगों से जमा जैसे उपायों के माध्यम से धन जुटा सकता है। और दूसरा है, इसे RBI द्वारा अखिल भारतीय वित्त पोषण संस्थान के रूप में विनियमित किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है। तो होता है, यह RBI म्यूचुअल फंड से उधार लेने और लोगों से जमा जैसे उपायों के माध्यम से धन जुटा सकता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, यह केंद्र सरकार, RBI, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से धन उधार ले सकता है। ठीक है, जितना मैंने बताया, केंद्र सरकार, RBI, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड और विश्व बैंक। पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि इसे RBI द्वारा अखिल भारतीय वित्त पोषण संस्थान के रूप में विनियमित किया जाता है। तो दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। ओनली टू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है इटली पर एबिसिनिया यानी इथोपिया की विजय और 1905 में रूस पर जापान की विजय ने श्वेत यूरोपीय अज्ञेयता के मिथक को ध्वस्त कर दिया। दूसरा है उदारवादी नेतृत्व से असंतोष। और तीसरा है भारतीयों में प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय। कितने सही हैं इसमें से? उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारण बता रहा है, पूछ रहा है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारण में इटली पर एबिसिनिया इथोपिया की विजय और 1905 में रूस पर जापान की विजय ने श्वेत यूरोपीय अजेयता को मिथक ध्वस्त कर दिया था, ये ठीक है। उदारवादी नेतृत्व से असंतोष, ये भी ठीक है। भारतीयों में प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय, तो ये भी ठीक है। सभी के सभी कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। अब कूट का प्रयोग करके बताइए इनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, कब हुआ था गठन इनका। तो देखेंगे 1851 में हो जाएगा आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन लीग का है 1875। 1885 में है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और देखेंगे 1866 का है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब मिलाइए कौन सा हो जाएगा। 51 के बाद 66 आएगा, 66 के बाद 75 आएगा, 75 के बाद 85 आएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 और 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। अब ब्रिटिश भारत के संदर्भ में 19वीं शताब्दी के दौरान संचार नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। और दूसरा है लॉर्ड वेलेजली ने डाक टिकट व्यवस्था की शुरुआत की थी। वेलेजली, बताइए कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए रेलवे लाइन और डाक व्यवस्था की शुरुआत किया गया था 1853 में, ठीक है। 1853 में शुरू किया गया था, तो उस समय कौन था? उस समय तो डलहौजी था ना। कहाँ से ये वेलेजली आ जाएगा? तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, वनली वन हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखेंगे, नेतृत्वकर्ता और आंदोलन पूछ रहा है। दिगंबर दिगंबर विश्वास नील विद्रोह 1859 से 60, वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह 1878 से 79, बाबा राम सिंह कूका विद्रोह 1872। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए देखेंगे दिगंबर विश्वास नील विद्रोह 1859 से 60, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह 1878 से 79, ठीक है। बाबा राम सिंह कूका विद्रोह 1872, ये भी ठीक है। सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 73। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित है? चुआर, कोली, पोलीगर या सन्यासी? तो देखिए ये हो जाएगा सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सन्यासी विद्रोह है ये कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था, मतलब इसका समय काल पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएंगे इसका सन्यासी विद्रोह का। थोड़ा जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी आप लोग किया करिए। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा
एक हाल ही में सुर्खियों में रही वासेनार व्यवस्था का उद्देश्य है? वासेनार व्यवस्था, चलिए देखेंगे। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहन यूएवी के प्रसार को सीमित करना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार रोकना है। और तीसरा देखेंगे, इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सूचना के आदान प्रदान के साथ उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। और चौथा, इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करना है। कितने सही, कौन सा सही है इसमें से? 74 नंबर पूछा गया है। तो पूछा है वासेनार व्यवस्था। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा, इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सूचना के आदान प्रदान के साथ उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे, हाल ही में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान आज जा रहे एक जहाज को इस संदेह पर रोक दिया कि इसमें दोहरे उपयोग वाली सामग्री हो सकती है। इस सामग्री का उपयोग इस्लामाबाद अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रोका गया था, तो ये चलाया गया था। चलिए 75 देखेंगे। वंदे मातरम आंदोलन जो 1907 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में शुरू हुआ, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था यह? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र? तो देखिए, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, आंध्र प्रदेश में। 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 में आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम प्रारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 76 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। 1945-46 के भारतीय आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्हें ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के दौरान आयोजित किया गया था। और दूसरा, कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव में 90% से अधिक सामान्य सीटें जीती। और तीसरा है, चुनाव अभियान के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे 1942 का दमन और आजाद हिंद फौज का मुकदमा था। कितना सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76। चलिए, पूछ 1945-46 के भारतीय आम चुनाव के संदर्भ में। तो पहला है, इन्हें ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के दौरान आयोजित किया गया था। पहला कथन सही है। दूसरा है, कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव में 90% से अधिक सामान्य सीटें जीती। दूसरा सही है। तीसरा है, चुनाव अभियान के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे 1942 का दमन और आजाद हिंद फौज का मुकदमा था। तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, इसमें सभी कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान लॉटरी कमेटी की नियुक्ति की गई थी। पहला है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि की पुनः नीलामी करने के लिए। दूसरा है, अकाल से प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए। तीसरा है, स्थानीय व्यापारियों को व्यापार परमिट प्रदान करने के लिए। और चौथा है, नगर नियोजन में सुधार करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, नगर निगम में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78। ब्रिटिश भारत में राजकोट रियासत के संदर्भ में राजकोट प्रजा प्रतिनिधि सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका शुभारंभ वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने किया था। वही दूसरा है, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सभा थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 78। तो इसका शुभारंभ 1923 में महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने नहीं किया था, लाखाजी राज ने किया था। ठीक है, किसने? लाखाजी राज। ठीक है। और दूसरा है कि यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एक सभा थी। तो यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। 1857 का विख्यात विद्रोह संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो सका था।
इसके पीछे निहित प्रमुख कारण क्या था? पहला है, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। दूसरा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोग का अभाव था। तीसरा है, भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों का अंग्रेजों को समर्थन। कितना सही है इसमें से? देख लीजिए ऑप्शन, एक या एक और तीन, या दो और तीन, या एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोग का अभाव था, अब ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों का अंग्रेजों को समर्थन। तीसरा तीसरा भी सही है, यानी कि एक और तीन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसमें एक और तीन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 1916 के लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस समझौते ने मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों तथा मुस्लिम लीग को एक साथ ला दिया था। वही दूसरा है, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का समर्थन किया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या तो दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 80। चलिए देखेंगे। इस समझौते ने मध्यम मार्गियों, उग्रपंथियों तथा मुस्लिम लीग को एक साथ ला दिया था, ये ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय पूछ रहा है, कह रहा है इसमें। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय सहित कई प्रभावशाली नेता इच्छा के विपरीत तिलक और एनी बेसेंट ने कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक, जो हिंदुओं के सबसे रूढ़िवादी और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से सबसे उत्कृष्ट विद्वान माने जाते थे, के समर्थन के कारण विपक्ष सफलता की बहुत कम संभावना थी। तो इस समझौते का उनका प्रभाव जो है प्रभावित नहीं कर सका था। तो कोई इस एक लोग समर्थन में, तो एक लोग उसके विपक्ष में थे। तो पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैडम HP ब्लस्की और कर्नल MS ओलकॉट संबंधित हैं। भारत के बाहर क्रांतिकारी संघर्ष से, 1920 के दशक में कम्युनिस्ट आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती समर्थक, या तो थियोसॉफिकल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 81। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, थियोसॉफिकल आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में सुर्खियों में रहे केटामाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक बियोजनी निश्चेतक यानी डिसोसिएटिव एंथेस्टिक है, जो लोगों को उनके दर्द और भौतिक वातावरण से अलगाव की भावना उत्पन्न करता है। तो दूसरा है, इसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत एक मनः प्रभावी पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 82। तो देखेंगे ये, इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। ये जो दोनों के दोनों कथन है, इसमें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, दोनों के दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स, इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। दूसरा है, इसने EIC को भारत और चीन में अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। और तीसरा है, इसके परिणाम स्वरूप EIC के मामलों पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना हुई। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है, तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, इसका आंसर करिए। तो इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया, ठीक है। दूसरा है, इसने EIC को भारत और चीन में अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति प्रदान की, ठीक है। और तीसरा है, इसके परिणाम स्वरूप EIC के मामलों पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना हुई। तो ये भी सही है, तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। उर्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्स डिस्पैच गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? 1854 में कौन था कैनिंग? इसने महिलाओं की शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। और तीसरा कथन इसमें है, पूरे भारत में शिक्षा के सभी स्तरों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की सिफारिश की गई थी। तीसरा, तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, पहला भी गलत हो जाएगा। देखिए ये इसमें इस टाइम कौन था उस डिस्पैच के समय में? डलहौजी आएगा ना 1854 में। 48 से लेकर 54 की 56 तक था, तो यह कैनिंग नहीं आएगा, बल्कि उसके बाद कैनिंग आया हुआ था। तो इसमें डलहौजी था, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन हो जाएगा। चलिए 85 नंबर है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? उषा मेहता, प्रतिलता बुड्डेदार, अरुणा आसाफ अली, सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, प्रीतिलता बड़ोदरा ये इसमें नहीं थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस आश्रम के पुनर्विकास योजना का उद्घाटन किया गया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था। देखिए सबसे बड़ा क्लू तो ये मिल गया है, महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम ये था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था, जो कि एक औपनिवेशिक शैली में निर्मित भवन है। इसका अग्रभाग सफेद रंग से हुआ है। कौन सा आश्रम है यह? चलिए नीचे देख लीजिए, साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, सेवाग्राम आश्रम या फिनिक्स आश्रम। कौन सा होगा बताइए? सबको लग रहा होगा साबरमती होगा, लेकिन ये गलत है। ये ऑप्शन बी लगाएंगे, कोचरब आश्रम। ठीक है, कोचरब। तो देखेंगे कोचरब जो आश्रम है, ये सत्याग्रह का प्रारंभ करने वाला आश्रम है। यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने इसका आश्रम कब किया था? 1915 में। ठीक है, अहमदाबाद में 1915 में किया था। अच्छा, साबरमती का कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था ये, साबरमती नदी के तट पर। यह हुआ था 1917 में। सेवाग्राम, सेवाग्राम आश्रम, ये 1936 में हुआ था। और फिनिक्स का, तो ये फिनिक्स ये तो 1904 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं था, ये दक्षिण अफ्रीका था। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे इसमें। चलिए 87 नंबर देखेंगे, युद्ध है और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड डलहौजी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के समय में हुआ था। ठीक है, 1845 से लेकर 46 तक। सही है। और दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग बता रहा है। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 92। इस समय कौन था? कार्नवालिस था, न कि हेस्टिंग। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, तो वेलेजली का ये ठीक हो जाएगा, सही है। ठीक है, ये समय कब हुआ था? ये तृतीय आंग्ल, ये हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली टू हो जाएगा इसमें। चलिए 88 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, इंडिया हाउस बर्लिन में स्थित था और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी।
और दूसरा है इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल धिंगरा करजन वायली की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 88। तो ये देखेंगे, पहला कह रहा है कि इंडिया हाउस बर्लिन में स्थित है। बर्लिन में नहीं है, इंडिया वहाँ पर है ये, क्या नाम है उसका भाई, लंदन में। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढिंगरा करजन बायली की हत्या के लिए उत्तरदायी थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें। चलिए 89 नंबर देखेंगे। हाल ही में रामगढ़ क्रेटर को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह भारत के निम्नलिखित संघ या राज्य क्षेत्रों में किससे संबंधित अवस्थित है? कहाँ पर? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, राजस्थान में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। दूसरा है, इसने 1833 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता प्रदान किया था। तीसरा है, इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा घटाने की मांग की थी। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे। तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। ठीक है। दूसरा है कि इसने 1883 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता प्रदान किया। ठीक है। तीसरा है, इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा घटाने की मांग की थी। तो तीसरा गलत, इसमें हटा देंगे। देखिए 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा को घटाए जाने के विरोध में विरोध किया गया था, ये मांग नहीं किया था। तो एक और दो कथन सही है, यानी दो कथन सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली टू हो जाएगा। अब चलिए 91 नंबर देखिए। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में लाल कुर्ती थे संयुक्त प्रांत के कट्टरपंथी समाजवादी कार्यकर्ता, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक प्रतिभागी, या तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 91, लाल कुर्ती किससे संबंधित है? लाल कुर्ती अब्दुल गफ्फार का नाम सुना है? अब्दुल गफ्फार खान, ये थे उत्तर पश्चिमी सीमांत के। इनको गांधी बोलते हैं। खुदाई खिदमतदार नामक एक स्वयंसेवी संगठन बनाया था। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था। और दूसरा है, इसने आंशिक राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और श्रमिक कल्याण योजनाओं की मांग की। कितने सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। इसका प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि बिल्कुल कथन गलत है। सुधार के इसी दृष्टिकोण के साथ में 1942 में पूंजीपतियों द्वारा गठित ये किया गया था, यूरोत्तर आर्थिक विकास समिति को कार्य करना था, जिसे अंततः बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया था। और दूसरा है, इसने आंशिक राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और श्रमिक कल्याण योजना की मांग की, तो ये सही है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 93। इंडिया टैक्स परियोजना को भारत टैक्स 2024 के भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह किससे संबंधित है? संधारणी और चक्रीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में तेजी लाने से। दूसरा है, निर्बाध और आसान कर संबंधी अनुपालनों से। तीसरा है, कृषिगत वस्तुओं के निर्यात से। और चौथा है, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के उत्पादन से। 93, इंडिया टैक्स परियोजना भारत टैक्स 2024। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, संधारणी और चक्रीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में तेजी लाने से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें समानांतर सरकारें स्थापित नहीं की गई थी? झांसी, बलिया, सतारा, राजकोट। चलिए बताइए, केवल दो, केवल तीन, सभी चार, या तो कोई नहीं। 94। देखिए, बलिया तो था, बलिया बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, 1942 में ही कर लिया था अपने को स्वतंत्र। सतारा भी था ना उसमें। महाराष्ट्र के सतारा, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक संयुक्त प्रांत और पूर्वी भाग में स्थित बलिया था। तो बलिया और सतारा हो जाएगा। झांसी और राजकोट इसमें नहीं था, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, वल्ली हो जाएगा 2। चलिए 95, क्वेश्चन नंबर 95। सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाइकल कैंसर, पहला है, इसका मुख्य कारण कम जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी का स्थायी संक्रमण है। तो ये दूसरा है सर्वावैक, यानी भारत में सर्वाइकल कैंसर का प्रथम स्वदेशी टीका है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 95, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में होता है और यह भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। जब कैंसर गर्भाशय सीमा ग्रीव में शुरू होता है तो इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है। तो देखेंगे इसमें ये कम जोखिम वाले एचपीवी शायद ही कभी कैंसर का कारण बनते हैं, और जबकि उच्च जोखिम वाले एचपीवी कैंसर के मुख्य कारक है। 12 उच्च जोखिम वाले एचपीवी में से ये एचपीवी 16 और एचपीवी 18 एचपीवी से संबंधित अधिकांश कैंसर के लिए है। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। और दूसरा है कि सर्वाइकल कैंसर में भारत में सर्वाइकल कैंसर का प्रथम स्वदेशी टीका है। तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। इस समय देखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 96। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नरमपंथियों और चरमपंथियों के कार्यों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चरमपंथियों के विपरीत नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारत के हित में थी। वही दूसरा है, नरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित मध्यम वर्ग शामिल था, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में जमींदारी और भूस्वामी शामिल थे। तीसरा है, नरमपंथियों के विपरीत चरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसा के विशेष प्रयोग पर बल दिया था। चलिए, कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96। तो देखेंगे, चरमपंथियों के विपरीत नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारत के हित में थी। ठीक है। दूसरा है, नरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित मध्यम वर्ग शामिल था, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में जमींदारी और भू राजस्व शामिल थे। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, नरमपंथियों के सामाजिक आधार में जमींदार और कस्बों के उच्च मध्यम वर्ग में शामिल थे, जबकि उसके विपरीत चरमपंथियों में सामाजिक आधार में कस्बों, शिक्षित मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है। तो चरमपंथी में ये जो नरमपंथी का बताया गया है शिक्षित वाले को, इसको उल्टा कर दिया है। तो इसे दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि नरमपंथियों के विपरीत चरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसा के विशेष प्रयोग पर बल दिया था। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा इसमें। बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे गैर संवैधानिक तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया था इन लोगों ने। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, यानी कि ओनली वन सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए देखेंगे 97 नंबर। ईडी क्या बोलते हैं इसको? प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक संगठन है जो हाल ही में सुर्खियों में था। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। यह किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक अलग विभाग है। तो देखिए, धन से संबंधित है ना। धन संबंधित किससे होगा? फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। मुझे बताइए कि वित्त मंत्री कौन है इस टाइम? चलिए 98 नंबर। निम्नलिखित गवर्नर जनरल वायसराय को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड कैनिंग, जॉन सोर, लॉर्ड मेटकाप या लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब इनका डेट आपको पता होगा तभी तो समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं जॉन सोर से। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल कब था जॉन सोर का? 1751 से 1834 तक। 1834 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया?
तो यह था 1793 से 1798 तक। ठीक है। विलियम बेंटिक कब था? 1828 से 33, और भारत में 1833 से 35 तक का। तो 35 तक लिख लेता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है कैनिंग। कैनिंग आएगा आपका, डलहौजी के बाद आया था, 1856 से लेकर 58 तक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय 1858 से 1862 तक भी यही रहा। मेटकाप कहाँ गया? तो इस प्रकार देखेंगे 1893 से 98 तक, यानी कि दूसरा आएगा। उसके बाद 1828 से 35 तक आ जाएगा। उसके बाद ये तीसरा जो कि 1835 से 36 तक रहेगा, जो कि मेटकाप रहेगा। तो कुल मिला के देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 और फिर 1। सबका कार्यकाल सामने लिखा हुआ है, आप दे सकते हैं। ठीक है, 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 99। देसाई लियाकत पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा समान संख्या में लोगों को नाम निर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। तो वही दूसरा है, इस पैक्ट के तहत 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आधारित आरक्षित की गई थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस और लीग द्वारा समान संख्या में लोगों को नाम निर्दिष्ट किया गया था, और 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षित किया गया था। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें से, दोनों के दोनों कथन सही है। और चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन चितरंजन दास ने किया था। और दूसरा है, स्वतंत्रता से पहले यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट था। कितना सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम सुना ही होगा है? तो चितरंजन दास कहाँ से आ जाएंगे इसमें? पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस उन लोगों द्वारा नैतिक समर्थन करेगी जो रियासतों में शासन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वो सुभाष चंद्र बोस माने नहीं। इससे गांधी जी भी खुश नहीं हुए थे। गांधी जी के उम्मीदवार जो थे ना, वो नहीं जीत पाए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने 1377 से मुकाबले जो 1580 मतों से, 1377 के मुकाबले 1580 मत से जीत गए थे। मतलब 1377 का जो था, कितना से जीता? 1580। और इसमें एक अध्यक्षीय भाषण में भविष्यवाणी के रूप में यूरोप साम्राज्यवादी युद्ध होने वाला था इसमें, जो कि त्रिपुरा अधिवेशन के दौरान ये बोस बीमार भी पड़े थे। तो उसी समय उनको देखिए वो उस इस्तीफा दे दिए थे, और एक नया ब्लॉक का स्थापना किया था जिसका नाम रखा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पहला कथन हो जाएगा गलत, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मैंने इनके बारे में इसलिए बताया पूरा था कि आपको याद रहे। दूसरा है, स्वतंत्रता से पहले यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट भी था। तो ये सही है। अच्छा, इसके बाद देखिए वो जर्मनी में चले गए थे, जो हिटलर से मिले थे ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। दोनों आपसे ओनली 2 हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे, ये यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट था, और टेस्ट नंबर भी 25 है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टेस्ट नंबर 26 रहेगा। डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट आप एंजॉय करिए, डेली टेस्ट करिए, अपना फीडबैक भी दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।